नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, डीएनएस के इस परिवार में आप सभी श्रोताजनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या नया नया रोज आप कभी श्रोताजन, कभी बच्चों, कभी प्यारे बालक, क्या ऐसा बोलते रहते हैं। होता है, कभी कभी बोल दिया जाता है। आप हमारे श्रोताजन ही होते हैं। आप हमारे लिए हमारे भगवान ही तो है। कहते हैं ना कि जो स्टूडेंट्स होता है और जो गुरु होता है, आपस में रिलेशन बहुत गहरा होता है। वो उनके लिए भगवान होते हैं और हमारे लिए, स्टूडेंट के लिए हम भगवान होते हैं, हमारे लिए भगवान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा हमसे सीखते हैं, हम उनको सिखाते हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन होता रहता है। ठीक है। खैर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कह दिया, बच्चे हैं, नए नए आए हैं, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत भी है कि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि पिछले 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, ये 3rd लेक्चर है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अपने इस डीएनएस परिवार पे मैं फिजिक्स पढ़ाता हुआ आपको दिखता हूँ और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो फिजिक्स का सिलेबस है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वो मैं आपको पढ़ाते हुए दिख रहा हूँ। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ताकि जो बच्चे नए आए हों उनको समझ में आ जाए कि अच्छा क्लास किस चीज की है। वैसे भी थंबनेल पे पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर क्लास है, फिजिक्स की है, यूनिट नंबर 5 है आपका। और आज हम पढ़ाएंगे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यकीन रखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब आप सीखने जाएंगे, मैंने पहले भी कहा था, लेक्चर नंबर 2 में भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखेंगे तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो भी जाएगा जिसमें मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक्सपेरिमेंटल चीजें करते हुए दिखूंगा। वो आपके शॉर्ट में पड़ जाएगा, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, आज यहाँ पे कुछ नया सीखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सब जानते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नया सीखेंगे। हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और ये के बड़े क्वेश्चंस में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपसे जरूर पूछा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में जितना आपका मार्किंग स्कीम होता है उस हिसाब से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूछा जाता है आपके कॉलेजेस के सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर। खैर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के पहले ना हम लोग जानेंगे कि हम लोग सेकंड क्लास के अंदर क्या पढ़े थे। तो सेकंड क्लास के अंदर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देशिक तंत्र के बारे में हम लोग देखा था और कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। मैं सिंपल भाषा में बताता बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है दैट मीन कि देखने का नजरिया, किसी चीज को हम किस तरीके से देख रहे हैं, कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, कोई मास है, उसको किस वे में देख रहे हैं, ये हमारा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई कमरा भी हो सकता है, कोई ट्रेन का डिब्बा भी हो सकता है, कोई छोटा सा बॉक्स भी हो सकता है, या कहीं आपका छोटा सा कॉर्नर, कहीं कोना हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं। हो सकता है दूसरा ग्रह भी हो सकता है, सूर्य से देख सकते हैं आप, चंद्रमा से देख सकते हैं, मंगल ग्रह से, आप शनि ग्रह से, जहां से बैठ के आप किसी चीज को ऑब्जर्व करना चाहें, वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लीजिए आप हमारे मोशन को एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आप अर्थ पे खड़े होके अगर हमको एनालिसिस करेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ होगा। अगर हमारे मोशन को आप चंद्रमा पे बैठ के देख रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चंद्रमा होगा। यदि आप ट्रेन के डिब्बे में बैठ के मेरे मोशंस को एनालिसिस कर रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आपका क्या होगा बेटा, ट्रेन का डिब्बा होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो देखने का नजरिया होता है और इसको हमने डिफिनीशन भाषा में बताया था कि अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। कहते हैं कि कोऑर्डिनेट का सेट यानी कहते हैं कि निर्देशांकों का समुच्चय जो किसी पार्टिकल, जो किसी कण के पोजीशन यानी स्थानों को, यानी अवस्था को प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए जो जरूरत होती है बेटा, उसी को बोलते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे, जो अपने लेक्चर, जो अपने सिलेबस में है, वो हम पढ़ेंगे 3 सेट ऑफ एक्सिस। जब भी किसी पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करना होता है, हम बोर्ड पे जब भी बनाते हैं हम 3 एक्सिस लिखते हैं, एक्स वाई जेड, और उसी के मूल बिंदु से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन एक्स वाई जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड कामा ऐसे लिखते हैं। तो हमारा जो एक्स वाई जेड है, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, कार्टेशियन ज्यामिति भी जो बोलते हैं बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को अपनी भाषा में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें एक्स वाई 3 सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे, एक्स वाई और जेड, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा बेटा। और इसी के मूल बिंदु से, जहां पे ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां से ये ओरिजिनेट होती हैं तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड, वही हमारा मूल बिंदु होगा। उसी मूल बिंदु से पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करेंगे कि उस मूल बिंदु से ये पार्टिकल x डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है कि z डिस्टेंस पे है। ये x y z, x कामा y कामा z जब दिखेंगे तो बोलेंगे कि अच्छा ये पार्टिकल की पोजीशन को मैंने लोकेट कर दिया। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट ऑफ 3 एक्सिस x कामा y कामा z जो बनेगा बेटा, यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये पिछली क्लास के अंदर हमने भली भांति पढ़ा हुआ था। ठीक है सर, आज क्या पढ़ना है? आज अपने को पढ़ना है सबसे पहले कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने देख लिया, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बेटा दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
दो प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रूपी टॉपिक खत्म होगा बेटा, उसके बाद हम जंप करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, और न्यूटन के गति विषयक के 3 नियम है, तीनों नियम को हम डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसको अनुभूत करेंगे, फिर हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। तो बस इतना सा छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत पेशेंसफुली आप लोग बैठ के देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, या सेट ऑफ एक्सिसेस भी लिख सकते हैं व्हिच इज रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं कि एक्सिसों का या अक्षों का वह समुच्चय, या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट निर्देशांकों का वह समुच्चय जो जरूरी होता है किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, निर्देशिक तंत्र बोला करते हैं बेटा, ठीक है। अब बात आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बेटा देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर खूबसूरती से ड्रॉ करें बेटा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो, एक पार्ट को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जड़त्वीय निर्देशिक तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शियल, लिख लेते हैं बेटा इनर्शियल, ठीक है। क्या लिख देते हैं बेटा, इनर्शियल, ठीक है, इनर्शियल, वही आगे FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पूरा FOR मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। ये FOR का मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डैश लगा दे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा बेटा क्या है, दूसरा हमारा इसी का उल्टा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, नॉन इनर्शियल। चलो लिख लेते हैं, पहले सारी चीजों को हम लिख लिख के पढ़ेंगे ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं जड़त्वीय, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं जड़त्वीय निर्देशिक तंत्र। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं जड़त्वीय निर्देशिक तंत्र। हिंदी वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। अगर मैं हिंदी लिखूंगा, मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत खराब है, आप लोग को हंसी आएगी, मजाक का पात्र बनाएंगे, इससे बढ़िया है कि हम ना ही लिखें, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय निर्देशिक तंत्र। अच्छा, तंत्र मंत्र ऐसा सुनते हैं जैसे लगता है कि किसी प्राचीन काली विद्या से चुराई गई हो ना, ऐसा लगता है तंत्र मंत्र, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं अजड़त्वीय तंत्र, ठीक है। अच्छा, बात तो यही है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल हो। तो इनर्शियल में ऐसी क्या खास बात है कि इसका नाम इनर्शियल पड़ा, नॉन इनर्शियल में ऐसी क्या खास बात है कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा, इसका नाम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पड़ा। दोनों तो वही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों का काम वही होगा, किसी पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करना ना, किसी पार्टिकल को पोजीशन को लोकेट करना, या किसी पार्टिकल को देखने का नजरिया प्रोवाइड कराना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम होता है। लेकिन इनर्शियल शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब क्या होता है, और नॉन इनर्शियल शब्द का जुड़ गया तो इसका मतलब क्या होता है, वो हम समझेंगे बेटा। देखो, इनर्शियल फ्रेम का रेफरेंस का क्या मतलब होता है, मान लो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है XYZ, जिसको हम बोलते हैं ना कि बार बार हम इसी को दिखाएंगे, X Y और ये Z, ये हमारे सेट ऑफ एक्सिस है बेटा, और यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करना होता है, तो यहाँ कोई पार्टिकल होता है बेटा, यहाँ कोई पार्टिकल होता है, इससे इसकी डिस्टेंस लिख देते हैं ऐसे, कितना कामा लिख देते हैं, X, Y, Z, ऐसा कुछ लिखा देते, कहते हैं कि अच्छा ये इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में, उपलक्ष्य में हम क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकल के पोजीशंस को हम मेजर कर रहे हैं, और ये जो XYZ है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रोल प्ले कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द। लेकिन सर ये तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया, अब आप पूछेंगे कि सर आप बताइए कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कान लगा के देखो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है, मैं कह दूं कि अगर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्या बेटा, कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी यूनिफॉर्मली मोशंस कर रहा है, यानी एक समान गति कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है, उसका जो वेग है, वेलोसिटी का मैंने वेक्टर नहीं लिखा है बेटा ना, डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन आप बोल सकते हैं कि स्पीड ना, आप बोल सकते हैं स्पीड, आप बोल सकते हैं वेलोसिटी, जो भी बोले ना, ठीक है। आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी एक समान गति के साथ क्या कर रहा है बेटा, अगर मूव कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल अगर एक समान गति करती है, तो एक खूबसूरत सी चीज निकल के आते हैं, हमको पता है बेटा, एक्सेलरेशन जो होता है, त्वरण होता है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv/dt। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है बेटा, इफ v बराबर कांस्टेंट,
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अवकलन हमेशा जीरो आता है, ठीक है। इसलिए अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है यानी उसका एक्सीलरेशन जीरो है। आप कांस्टेंट वेलोसिटी बोले या बोले ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सीलरेशन जीरो है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे दिखा सकते हैं कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है? किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनएक्सेलरेटेड है यानी अत्वरित है, वो त्वरित नहीं है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय निर्देशिक तंत्र। अब इससे सब ये आइडिया तो लग गया होगा सर, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या सर? ये होगा और ये नहीं होगा। नॉन का मतलब तो हम लोग पढ़ते हैं ना, लिखते हैं कि डिफरेंशिएट करो ना, किसी चीज को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होता है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। मान लो लिखना हुआ कि कोई है नाम है, कोई चीज है नॉन, उसमें नॉन लग गया, तो इसमें ये होगा ये नहीं होगा, ये होगा ये नहीं होगा, बस यही लिखते हैं ना, जैसे कि बात करते हैं, ठीक है। सारी चीज है तो आपको पता चल गया होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। चलो फिर भी लिख ही दिए करते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। कहते हैं ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं फिर भी 3 सेट ऑफ एक्सिस बना रहा हूं, मैं चाहता था ट्रेन की बोगी बना सकता था, मैं चाहता तो एरोप्लेन भी बना सकता था, मैं कुछ भी बना सकता था भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन पढ़ना यही सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने फिजिक्स में लेके चलते हैं, क्योंकि हम पार्टिकल की पोजीशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही दिखाते हैं। तो इसी तरह ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा, हम इसको मान के चलते हैं। हम चाहते तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्रेन की बोगी है बेटा, ये हमारा ट्रेन है, मान लो तो कोई कार है, ये वैन है, ठीक से बना नहीं है बेटा, ठीक है। अगर ये वैन है, अगर ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ v बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो कह देंगे कि ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। ये जो हमारा ये जो हमारा वैन होगा, जो भी हमारा वैन होगा, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो जो भी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो सकता है, लेकिन हमको पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कि एक्सिस का समुच्चय होता है, 3 एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं ना, एक्स के परपेंडिकुलर वाई, वाई के परपेंडिकुलर जेड, ठीक है, जेड। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे प्यारे मुन्ना क्या होता है? कहते हैं ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का होने का क्या मतलब है? कि इसका जो मोशन है ना बेटा, इसका जो मोशन है, ठीक है, इसका जो मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी का होने का मतलब है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। जब भी कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो कहते हैं कि उसकी स्पीड जो है, या फिर बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है बेटा? अगर उसका वेलोसिटी समय के साथ बदले, और समय के साथ क्या करे बेटा? बदलता रहे, निरंतर बदलता रहे समय के साथ, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उस केस में हमारा एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अच्छे खासे से फर्क समझ में आ गया होगा बेटा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका मोशन, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि अनएक्सेलरेटेड है, तो उसको बोलते हैं हम बेटा क्या? यूनिफॉर्म, यानी उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यानी कि वो एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे अनएक्सेलरेटेड है। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि इस केस में जो पार्टिकल है वो अनएक्सेलरेटेड है, यानी कि अत्वरित है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है बेटा? जीरो है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में पार्टिकल जो है क्या है बेटा? एक्सेलरेटेड है। क्या है बेटा? एक्सेलरेटेड है ना, यानी त्वरित है। उस केस में उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो इस केस में बोलते हैं कि हमारा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, ऐसे सारे एग्जांपल्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आते हैं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो सारी चीजें हमारी क्या आती हैं? वो सारी चीजें हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आती हैं। अगर मैंने बोल दिया कि अगर ये बाइक वाला है, अब बाइक कैसे बनेगा बेटा? अगर बाइक ऐसे बना सकता हूं मैं, ऐसे झिंगा लाला जो भी बन जाए, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, मेरी कला थोड़ी खराब है ना, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बैठा आदमी है, ठीक है, ऐसे बैठा आदमी है, अगर ये बाइक चला रहा है, सारी बहुत खराब बाइक बन गई ना, चलो कोई बात है, अगर ये बाइक की स्पीड कांस्टेंट है,
ये बदल नहीं रही है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा बेटा, ये एग्जांपल हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हैं, जो त्वरित हैं, वो किसके अंदर आते हैं बेटा, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल के तौर पे आप एग्जांपल के तौर पे क्या लिख सकते हैं मैं बता रहा हूं। यहाँ पे सबसे खूबसूरत एग्जांपल होता है, यहाँ पे गिने चुने एग्जांपल्स होते हैं और उनका एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ आ गया, क्या बेटा, EARTH। अर्थ जो है बेटा ना, वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि लेकिन अगर हम अपना कॉन्सेप्ट वाइज कहें तो जो अर्थ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही कहे, लेकिन ऐसा माना जाता है, क्या बेटा माना जाता है, क्या माना जाता है कि जो अर्थ है वो हमारा क्या है, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा, ये हम यहां पे लगा दे रहे हैं कि जो अर्थ है वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ऐसा माना क्यों जाता है, क्योंकि अर्थ की जो वेलोसिटी होती है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, यानी कि जो अर्थ की जो वेलोसिटी होती है वो लगभग क्या होती है, वो लगभग निग्लेक्जिबल होती है ना, निग्लेक्जिबल होती है। इसलिए मान लिया जाता है कि वो एक्सेलरेटेड नहीं है, वो अनएक्सेलरेटेड, वो बदल नहीं रही है ना, ऐसा कांस्टेंट मान लिया जाता है। इस वजह से उसको ट्रीट किया जाता है यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। लेकिन अगर अपने कॉन्सेप्ट वाइज चलें तो अर्थ जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों होता है, क्योंकि जितने भी रोटेटिंग चीज होती है, जो भी पार्टिकल, जो भी कण, जो भी द्रव्यमान अगर रोटेट कर रहे हैं, यानी वृत्तीय गति कर रहे हैं, रोटेशन मोशन कर रहे हैं ना, कोणीय गति कर रहे हैं बेटा, सारे जो पार्टिकल्स होते हैं जो रोटेशन मोशन करते हैं, रोटेशन मोशन मतलब सर्कुलर मोशन, जो भी जिसके अंदर टॉर्क लग रहा है, ऐसे सारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आते हैं। जैसे वो सर्कस वाला देखे होंगे ना, जिसपे आप खड़े हो जाते हैं तो वो आपको ऐसे घूमता है, ऐसे चक्री टाइप का घूमता है, आप यहाँ खड़े होते घूम 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 के आते हैं ना, तो वो जितने भी आप रोटेटिंग डिस्क जो होता है, जो घूमने वाला डिस्क होता है, रोटेटिंग डिस्क होता है, जितने भी रोटेटिंग चीजें होती है वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आते हैं। तो अर्थ भी तो रिवॉल्व करता है ना बेटा, अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है, तो अर्थ भी क्या है बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लिख सकते हो जितने भी रोटेटिंग चीज है, ऑल रोटेटिंग ऑब्जेक्ट आर ट्रीटेड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी रोटेटिंग फ्रेम चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो पार्टिकल क्या होगा, जो पार्टिकल होगा ना वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन बताना चाहोगे ना, तो वो बताओगे कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पार्टिकल। क्यों, क्योंकि तुम जो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोणीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, और जितनी भी रोटेटिंग चीज होती है सारे किसके अंदर आती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आती है। लेकिन अर्थ भी आता है, अर्थ भी रोटेट करता है, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अर्थ पे क्या होता है बेटा, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के हम ट्रीट करके लगा सकते हैं। अब मत पूछिएगा सर क्यों, निगलेक्ट कर सकते हैं, इतनी वेलोसिटी कम होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इनर्शियल मान के चलते हैं। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि अर्थ भी एक रोटेटिंग चीज है। जो जितनी भी रोटेटिंग चीज होती है, सारी रोटेटिंग चीज हमारी क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब बात आती है कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ही क्यों, इसको दो भाग में बांटा ही क्यों गया बेटा। देखो, न्यूटन सर ने नियम दिया, और न्यूटन सर के नियम जब फेल होने लगे, फेल दो कॉन्सेप्ट हुए, क्योंकि न्यूटन सर का जो नियम था इसमें केवल वैलिड हो रहा था, न्यूटन सर का नियम इसमें वैलिड हो रहा था, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सर का नियम क्या होता था, क्या हो रहा था बेटा, केवल वैलिड हो रहा था। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन यानी एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक का नियम केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही लागू हो रहे थे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा वो क्या था बेटा, वो इनवैलिड था ना, वो लागू नहीं हो रहा था ना, क्या हो रहा था बेटा, वो लागू नहीं हो रहा था। एक मिनट, तो इसके अंदर ये लागू नहीं हो रहा था। एनएलएम जो था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा, वो क्या था, इनके अंदर इनवैलिड था। एक मिनट, हाँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा इनकी जगह क्या था, इनवैलिड था। तो बात आई कि इसीलिए बात करा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही डिफरेंस था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड था,
और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं था। आज हम अर्थ पे मान के चलते हैं कि अर्थ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अर्थ पे वैलिड होती है, क्यों? क्योंकि अर्थ को हम ट्रीट करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, लेकिन जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ जो अर्थ जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, लेकिन कम वेलोसिटी होने की वजह से उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए अर्थ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। लेकिन क्या किसी लिफ्ट में, जो लिफ्ट गिर रहा है, जो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेटेड है, जो लिफ्ट नीचे आ रही है, क्या लिफ्ट में कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लग सकता है? नहीं लग सकता है, क्योंकि वहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम नहीं लगा सकते हैं। और जहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगता है, जहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फेल हो जाता है, वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए हम एक नया फोर्स आता है जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो ये स्यूडो फोर्स क्या होता है? इसको स्यूडो फोर्स एक आभासी बल होता है, ठीक है, वो वर्चुअल फोर्स होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम जानना चलेंगे कि अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, क्योंकि बात हो रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आई होप कि आप लोग का कॉन्सेप्ट बकायदा क्लियर हो गया होगा। यदि यस तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग का वहां से जब आप लोग स्माइल कर देते हैं समझ में आ जाता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं बेटा क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज का जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है बेटा, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को दिया सर, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया बेटा? आई न्यूटन ने लिख दिया, उनका नाम होता है सर आइजैक न्यूटन, ISSAC, आइजैक न्यूटन ने बेटा, ठीक है, न्यूटन्स नहीं लिखना चाहिए था, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, लगभग 1600, आई थिंक मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, 1637 के आसपास बेटा, 1635 के आसपास ये न्यूटन सर का डेट ऑफ यानी जन्म हुआ था। और कहते हैं कि जिस ईयर में गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, उसी ईयर में, उसी साल न्यूटन सर का जन्म हुआ था। तो ऐसे कह सकते हैं कि न्यूटन सर गैलीलियो गैलीली की परछाई, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी बुक्स में लिखी गई है कि न्यूटन सर जो है वो क्या है, गैलीलियो गैलीली की परछाई है। क्यों? क्योंकि जिस साल उनके गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उसी साल हमारे सर आइजैक न्यूटन की जन्म हुई थी। और सर आइजैक न्यूटन का जो हमारे लॉज हैं वो हमारे बेसिकली पहला लॉ जो है गैलीलियो गैलीली पे बेस्ड है। दूसरा लॉ आप बताएंगे जो इम्पेटस मैंने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, इम्पेटस क्या होता था, ठीक है, जो एरिस्टोटल के बाद जो एक फिजिसिस्ट आए थे, इम्पेटस वेट इनटू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, इम्पेटस बताया था, उससे लिया गया फोर्स का कॉन्सेप्ट था। थर्ड एक्शन रिएक्शन, ये इनका डेवलप किया गया था एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर आती हैं, और इसको टू डिस्क्राइब, इसको बताने वाले हमारे एक ही फिजिसिस्ट, अपने सदी के और भौतिक विज्ञान के सबसे ग्रेटेस्ट, यानी बोलते हैं सबसे ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट में से एक सर आइजैक न्यूटन। दो ही लोग का नाम आता है बेटा, एक सर आइजैक न्यूटन, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 1900 के आसपास आते हैं, उनका सारा आविष्कार 1930 के आसपास का आता है। सर आइजैक न्यूटन लगभग 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक इन्होंने काम किया था, 1750 तक, 1750 के आसपास तक। और इनको बेसिकली तीन चीजों की वजह से बहुत जाना जाता है। इनको इन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया बेटा। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, थ्योरी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का इन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया, इसको हम कार्पुस्कुलर थ्योरी बोलते हैं ना, कणिका का सिद्धांत बोलते हैं, कार्पुस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। और थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वही हमको पढ़ना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ना। और उससे भी अच्छी बात है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे फिजिसिस्ट, न्यूटन सर अच्छे फिजिसिस्ट होने से के साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया मैथमेटिशियन थे। कैलकुलस जो आज हम लोग पढ़ते हैं, जो समाकलन अवकलन जो हम लोग पढ़ते हैं, वो न्यूटन सर की ही डिस्कवरी है। न्यूटन सर ने उसको खोज किया था। और कहा जाता है कि वो जब किसी बीमारी से ग्रसित थे, जब किसी बीमार से वो पीड़ित थे, तो 1 साल तक जब वो कमरे में बंद रहे, जब उनको बाहर नहीं जाने दिया गया, जब बीमारी से, अपने बीमारी के दौरान में उन्होंने रिसर्च किया और एक बुक छापी, इसमें लिखा था प्रिंसिपिया द मैथमेटिसिया, उनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया द मैथमेटिसिया। उसके अंदर उन्होंने इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन मोशंस लॉ ऑफ मोशंस को डिस्क्राइब किया था। एक्चुअली ये लॉ ऑफ मोशंस नहीं थे, ये एक्सियोम्स ऑफ मोशन थे,
ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे कि इस लॉ को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, दूसरे पेन से हम यूज कर रहे हैं। इस लॉ को हम आगे पढ़ेंगे कि इस लॉ को आगे क्या अभी बताएंगे कि ये जो लॉ है वो लॉ नहीं है, वो क्या है बेटा, वो हमारा एक प्रकार का एक्सियोम्स है। चलो ठीक है, ये क्या है, ये लॉ नहीं है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ना, ठीक है, इसको लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं बेटा। इसको दिया सर, ठीक है, आइजैक, ठीक है, आइजैक न्यूटन सर ने हमारा इसके बारे में बताया, ठीक है, और लगभग 1600-1700 के आसपास। और हम जानेंगे कि लॉ को हम ये न्यूटन्स, कभी कभी इसको एक्सियोम्स ऑफ मोशंस बोल देते हैं ना। क्या बोल देते हैं बेटा, न्यूटन एक्सियोम्स ऑफ मोशन। अब जानेंगे कि लॉ और एक्सियोम्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा। देखो लॉ समझ जाएंगे तो हमको समझ में आ गया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, लेकिन हमने कहा कि हमको एक एक चीजों पे फोकस करना है। न्यूटन नाम है, लॉ को हम बोल सकते हैं कि जो उनकी बुक छपी थी उसमें लिखा गया था कि न्यूटन एक्सियोम्स ऑफ मोशन। ये लॉ ऑफ मोशन यानी गति विषयक नियम, और एक्सियोम्स में क्या अंतर है बेटा। देखो एक्सियोम्स मतलब होता है तर्क संगत। क्या होता है, तर्क संगत, इसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध ना। एक्सियोम्स का मतलब होता है स्वयं सिद्ध चीजें, सर्च करिएगा गूगल पे, एक्सियोम्स का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। और लॉस का मतलब होता है लॉस, जब भी कोई नियम होता है ना, जब कोई नियम देता है कोई फिजिसिस्ट, तो उसके पूछे उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है, तो उस चीज को हम लॉ बोलते हैं। जैसे फेराडेज लॉ, लेंज लॉ, ठीक है, और दुनिया भर के मैक्सवेल्स लॉ, ये सब लॉ है, ये सब का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। हर्ट्ज लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ, ठीक है, और उसके बाद हाइजेंस लॉ, यंग्स लॉ, ठीक है, सारे जो हमने 11th-12th में पढ़ के आए, ये सब लॉज हैं। यानी इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंटली भी चीजें प्रूफ की गई, तो इतने लॉस के अंदर आती है बेटा। एक्सियोम्स का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। ये ऐसी चीजें हैं जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही ये सिद्ध चीजें हैं, ये एनालिसिस करके, नेचर को ऑब्जर्व करके आई हैं। इनको सिद्ध करने की, इनको मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन या इनको लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए न्यूटन के जो तीनों नियम है ना बेटा, इनका कहीं आपको विश्व के किसी भी बुक में आपको कहीं इसका प्रूफ नहीं मिलेगा। इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ना बोल के, अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता है न्यूटन्स एक्सियोम्स ऑफ मोशन। एक्सियोम्स का मतलब होता है कि वह स्वयं सिद्ध कथन होती है, इसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, एनालिसिस करके आया गया होता है, ठीक है। तो ये न्यूटन्स एक्सियोम्स ऑफ मोशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। और कई सारी वाहियात बुकें भी हैं जहां पे इनको यहाँ पे प्रूफ करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन उनकी एक जो बुक छपी थी प्रिंसिपिया द मैथमेटिसिया, जिसको न्यूटन सर ने खुद लिखा था, उन्होंने कभी भी इस चीज का प्रूफ नहीं दिया, बस हाँ तर्क संगत विचार दिया कि कोई चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज ऐसे हो सकती है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 नियम दिए कि ब्रह्मांड बेसिकली 3 नियम पे चलता है, और उसी 3 नियम को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वही इनके 3 नियम है, और तीनों नियम हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 3 नियम है, हम तीनों नियम को ऐसे स्ट्रक्चर बना के आपको बताने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। पहला नियम यहाँ पे हम बताएंगे आपको, दूसरा नियम, और इधर बताएंगे आपको तीसरा नियम। एकदम बारीक बारीक समझेंगे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। समझेंगे इसको एक्सियोम्स क्यों बोलते हैं, लॉज और एक्सियोम्स में क्या अंतर है, ठीक है। और सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, कब दिया था, और इनके बीच में क्या रिलेशन रहा, गैलीलियो गैलीली, और इनके बीच में सारी चीज मैंने बता दी, ठीक है। अब 3 नियम है जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, अपनी बुक लिखा था प्रिंसिपिया द मैथमेटिसिया। अगर आप लोग के पास टाइम होगा तो बुक को खोल के देखिएगा, उसमें आपको कैलकुलस ज्यादा मिलेंगे, ये थ्योरी बस एक ही चीज है। और वो बुक फेमस हुई थी ग्रेविटेशनल के लिए, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए फेमस हुई ही नहीं। उस बुक में उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की जो कल्पना की, जो इजाद किया था, इसलिए वो बुक फेमस है। हालांकि उस बुक में आपको मैथमेटिक्स पोर्शन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए न्यूटन सर महान माने जाते हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स हर चीज का उनके पास एक प्रूफ रहता था, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन एक्सियोम्स की बात करते हैं, और ये बात करते हैं, ठीक है। 3 नियम उन्होंने दिए। पहला नियम को बोलते हैं, चलो इसको चेंज करके लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पहले लॉ को क्या बोलते हैं बेटा, 1 मिनट हम इसको चेंज कर लेना, ठीक है। पहले लॉ को क्या बोलते हैं, पहले लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान समझिएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे जड़त्व का नियम। अपने कॉपी में नोट करते चलिए बेटा ना, ये मत लिखिए सर नहीं लिखे, मैं पहले बता चुका हूं, अगर मैं लिखूंगा तो मेरी राइटिंग आपसे कहीं ज्यादा खराब होगी, और हिंदी में पक्का गलत लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी छोड़े मुझे आज लगभग 10 या 12 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो हिंदी में नहीं अच्छे से लिख पाऊंगा, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया हिंदी बता रहा हूं, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा को बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स, यानी बल का नियम। क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम। और थर्ड वन बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन,
तीनों नियम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। क्या बेटा? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। और थर्ड वन तो आप लोग बहुत अच्छे से सुने होंगे, लेकिन आज कुछ ऐसा थर्ड लॉ में बताएंगे जो आप लोग सोच की भी नहीं सकते कि सर ऐसा हम लोगों ने गलत पढ़ा था। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो एक एक चीज को और डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। पहले पेज पे लिखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ फोर्स जिसको बल का नियम बोलते हैं, और तीसरा को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अब बात आते हैं कि अगर इसको आ गया लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखने के लिए कैसे लिखोगे ना, तो लिखोगे सर आइजैक न्यूटन गिव द थ्री लॉ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ना किसी पार्टिकल के मोशन को या इस यूनिवर्स को डिस्क्राइब, मोशंस की डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन सर ने 1635 1637 जो भी सन देख लीजिएगा उसके आसपास उन्होंने ये तीन लॉ को डिस्क्राइब किया जो इस यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, जो इस यूनिवर्स को चलाते हैं। ठीक है, क्या है तीन लॉ? पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा है लॉ ऑफ फोर्स और तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, और इस तीनों नियम को हम अलग अलग एक्सप्लेन करनेंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं बेटा। अपना जो पहला नियम है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। हम यहां लिख दे रहे हैं बेटा, ठीक है, बीच में लिख रहे हैं ना। जो पहला नियम है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये जड़त्व का नियम। अब अगर आपको बड़े में लिखना है तो हम इसको फर्दर तीन पार्ट में करेंगे, लेकिन अगर छोटे क्वेश्चन ने पूछा तो आपको इस एक लाइन में भी लिखना बताएंगे और इसको बड़ा करके आपको पांच पन्ने में भी लिखना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताएंगे। ठीक है, अगर बड़े क्वेश्चन ने पूछा तो लॉ ऑफ इनर्शिया बनाने के बाद ना आपको ऐसे ऐसे तीन पार्ट में इसको और तोड़ देना ना। ठीक है, ठीक है, क्या लिखोगे? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ रेस्ट और लॉ इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? लॉ ऑफ मोशन, सॉरी लॉ नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, विरामावस्था का जड़त्व उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है बेटा, एक एक चीज को ध्यान से समझो, घबराने की बात नहीं है मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे लाल। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, क्या लॉ ऑफ इनर्शिया को तीन पार्ट में, बेसिकली ये एक ही लॉ है लेकिन इसको बड़ा लिखने के लिए मैं तीन चीज बता रहा हूं, अच्छे समझाऊंगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि विरामावस्था का जड़त्व, गति अवस्था का जड़त्व और हमारा क्या है, हमारा दिशा का जड़त्व। ये तीनों नियम को मिला के पहला नियम बनता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए, इसको फर्दर समराइज कर देंगे तो वो एक लाइन में इसका डिफिनेशन बन जाएगा कि इस लॉ को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था। देखो लॉ ऑफ रेस्ट के अंदर क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रेस्ट के अंदर ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल नहीं लगाया जाए। यही लॉ ऑफ रेस्ट होता है। कहते हैं कि इफ अ पार्टिकल इज इन रेस्ट रिमेन्स टू बी रेस्ट until any external force is applied on it। हिंदी वाले बच्चे यदि कोई वस्तु, यदि कोई कण विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इफ any body, any particle is in rest remains to be in rest until any external force is applied on it। सिंपल सा, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम खड़े हैं और हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मान लो ये कोई चीज है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपने स्थान पे तब तक रहेगा जब तक कि हमको कोई फोर्स लगा के इसको धक्का देके गिरा ना दे, क्योंकि ये रेस्ट पे है और रेस्ट पे रहना चाहेगी। अभी हाल ही पे आप लोगों ने एक मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आलू को चाकू था बेटा, उस चाकू के अंदर मैंने ऐसे आलू धसा के, पोटैटो को धसा के बेटा नाइफ के ऊपर मैं ऐसे हैमर कर रहा था, उसको हाथ से ठोक रहा था। तो मैं देख रहा था कि आलू नीचे गिरने के बजाय आलू ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। तो उसमें मैंने बताया कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया में लॉ ऑफ रेस्ट है, क्योंकि बेटा आलू जो है वो रेस्ट पे है और हम उसके ऊपर नाइफ जो है जो उसके अंदर घुसाए हुए हैं उसके ऊपर ठोक रहे हैं।
तो आलू पे तो हम कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, तो आलू अपनी अवस्था को नहीं छोड़ना चाहेगी। चाकू अंदर धस रहा है बेसिकली, इसीलिए आलू नीचे नहीं गिरा, आलू ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। आलू ऊपर की तरफ नहीं चढ़ रहा था, आलू क्या था बेटा, आलू अपने स्थान पे था, चाकू नीचे की तरफ जा रहा था क्योंकि चाकू अपना स्थान परिवर्तन कर रहा था। लोग को लग रहा था कि आलू नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, आलू ऊपर क्यों चढ़ रहा है ना। क्या आलू ने ग्रेविटी को डिफीट किया? ये सबके मन में आ रहा था। ये शॉर्ट वीडियो पड़ा होगा आपके मेन चैनल पे, डीएनएस जो आपका मेन चैनल है, ठीक है, उसके अंदर पड़ा हुआ है, यूजी वाले पे नहीं, ठीक है, डे नाइट स्टडी पड़ा, आप जाके शॉर्ट वीडियो को वहां देख सकते हैं। कैसे आलू ने ग्रेविटी को डिफीट किया था। तो वो बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वहां पे जो आलू था बेटा ना, वो इनर्शिया था, वो रेस्ट पे था, इसलिए अपने कभी भी अवस्था को परिवर्तन का नहीं करेगा जब तक कि उसको कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। हम बल तो चाकू पे लगा रहे थे, तो आलू तो अपने रेस्ट पे रहेगा ना बेटा, वो नीचे नहीं गिरेगा ना, अपनी अवस्था पे रहेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं जाता। इफ अ बॉडी इज रेस्ट मींस टू बी रेस्ट until any external force is applied on it। जैसे कि इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं कि आप ऐसे बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और मेरे से बाइक अगर बन जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। ये आपका बाइक है और आप ऐसे बैठे हैं, ठीक है, केटीएम बाइक है और आपके साथ ऐसे कोई पीछे बैठा है। यार इतना पास कौन बैठता है? चलो जो भी पास हो, इतना पास जो भी बैठता हो सकता है आपकी महबूबा हो, आपकी प्रेमिका हो सकता है, भाई क्या ही पता, आजकल तो बच्चे, ठीक है। ऐसे कोई बाइक पे बैठा है बेटा बहुत आपके पास में ना, और आप क्या किए, एकदम सुपर बाइक लिए हैं। सुपर बाइक में समझ लीजिए कि हम, मेरे दिमाग में जहां तक आ रहा है, आप केटीएम लेके चल रहे हैं ना, केटीएम बाइक लेके चल रहे हैं बेटा। और आपने क्या किया, आपने बहुत झटके से उसको बताया नहीं कि तुम मुझे कस के पकड़ो, पीछे जो भी बैठा था उससे आपने नहीं कहा कस के पकड़ो, बस आपने अपने इंजन को ऑन किया, उसके बाद सटाक से ऐसे एक्सीलेटर को मसक दिया ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो पीछे वाला बंदा होगा ना, पीछे वाला जो बंदा होगा उसे पीछे की तरफ, उसको ऐसे लगा कि कोई उसको पीछे की तरफ ढकेल दिया। ऐसा क्यों? यही तो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट ना। कैसे? जैसे कि कहते हैं कि जब कोई बंदा बाइक पे बैठा होता है ना, उसका निचला वाला जो हिस्सा होता है, नवल के नीचे का जो हिस्सा होता है, वो बाइक के साथ अटैच होता है, और एक हिस्सा जो अपर होता है, जो अपना फ्री मोशन करने के लिए फ्री होता है। तो जब आप बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, बाइक के साथ मोशन पे हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा वो क्या करता है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, वो अपनी अवस्था नहीं छोड़ना चाहता, वो रेस्ट पे होता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने रेस्ट पे रहना चाहता है, इसलिए नीचे वाला हिस्सा पहले आगे जाता है और ऊपर वाला हिस्सा वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि वो विरोध करता है, रिमेन्स टू बी रेस्ट, वो रेस्ट पे रहना चाहता है। इसलिए वो कुछ देर बाद क्या करता है, कुछ देर बाद आगे जाता है, तो आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि आपने कैसे झटका दी, क्योंकि ये वाला जो आपका कमर से आगे का पोर्शन है वो आगे चला जाता है, आप पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ एस्केलेटर लेने पे क्या किया गया, आपने पीछे की तरफ एक जर्क महसूस किया है। यही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं कि जब भी किसी चादर को कहते हैं गंदा हो गया, तो मम्मी या पापा कहते हैं बेटा जाओ उसको बाहर झाड़ के आओ ना, ऐसे 2 बार ऐसे फटक दोगे ऐसे, तो सारी गंदगी जो होगी ना वो हमारी छोड़ देगी, बाहर आ जाएगी और उसको उसमें धूल निकल जाएंगे। ऐसे क्यों? ठीक है, क्योंकि धूल जो होते हैं ना बेटा, धूल जो होते हैं चादर पे जमे हुए होते हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझो, जो कोई घर से आपका बेडशीट, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़कियां जो हमारे स्टूडेंट्स होंगी और जो लड़कियां होंगे करते होंगे, बेडशीट गंदा हो जाता है, घर बाहर निकाल के देते हैं, मुड़ के तो जाओ बाहर से झटक के चले आओ। क्या करते हो, उसको वैसे मोड़ के ले जाते हो, बाहर से झटकते ये 3 बार खूब दम लगा खा सकते हो और कहते हैं कि हाँ हो गया, साफ हो गया, सारी धूल निकलते हैं, देखते हैं हाँ एटमॉस्फेयर में धूल निकला। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब आप उसको झटकते हैं ना बेटा, तो क्या करता है, धूल जो उस पे जमे हुए होते हैं कंबल पे या फिर चादर पे, वो क्या करते हैं, वो रेस्ट पे हैं कंबल के साथ, लेकिन जब आप कंबल को या चादर को मोशन में लाते हैं तो वो धूल रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, तो वो ऐसे लेयर जो बना रहता है कंबल के ऊपर, वो ऐसे ही कुछ देर के लिए एटमॉस्फेयर में रुक जाते हैं। फिर आप जब झटक के उसको कंबल को हटा लेते हैं तो वो रेस्ट पे ऐसे कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो रेस्ट पे ही रहते हैं ऐसे। जैसे कि ये चादर है बेटा, इस चादर के ऊपर आप एक वो डस्ट है ना, अब इसे चादर को झटकोगे तो ये जो मिट्टी का लेयर है ऐसे कुछ देर तक रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। तुम कंबल झटक रहे हो लेकिन जो मिट्टी है वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। फिर आप जब कंबल हटा लेंगे तो मिट्टी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगी, कहेंगे धूल साफ हो गया। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कमाल। चलो आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन समझ सकते हैं कि जब आप इसी बाइक पे बैठे होते हैं, यही बाइक जो है, ठीक है, यही बाइक तो मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है, यही बाइक जो है, यही खूबसूरत सी बाइक है
और यही आप हैं और यही वो है जो है राम जाने कौन है, ठीक है। और यही वो है, आप थोड़ा बैठे हैं, इसको लेके चल रहे हैं ना, इसको लेके टूर पे निकले हैं। ये हम गाड़ी कम साइकिल भी नहीं लग रही, पता नहीं कौन सी बाइक मैंने बना दी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, हैंडल पकड़ के चला रहा है, ठीक है, बाइक को। और क्या किया, बहुत स्पीड में चले जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा। अचानक सामने कोई आ गया, सामने कोई जानवर है, कोई ब्रेकर आ गया, तो इसने बहुत जम के क्लच मारा, क्लच लिया और उसके बाद बहुत चौचक एकदम लगा के एकदम ब्रेक मारा। तो ब्रेक मारने से क्या होगा कि जो पीछे वाला बंदा होगा ना, उसको लगेगा कि वो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे आगे की तरफ से झटका महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं, जब निरंतर चल रहे होते हैं, तो आपके नीचे वाली जो बॉडी है ना बेटा, वो क्या होती है, नीचे वाली बॉडी, अब पूरी बॉडी आपकी क्या रहती है, पूरी बॉडी बाइक के साथ मोशन पे रहती है, समझो, पूरी बाइक बॉडी के साथ मोशन पे रहती है। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, नीचे वाली बॉडी बाइक के साथ तुरंत रेस्ट पे आ गई। ब्रेक लगती है, बाइक रेस्ट पे आ जाता है, तो तुरंत बाइक के साथ नीचे वाला, कमर के नीचे वाला पोर्शन, वो क्या हुआ बेटा, तुरंत रेस्ट पे आ गया। लेकिन अपर बॉडी जो है वो अभी भी मोशन में ही है, इसलिए वो आगे की तरफ ऐसे चली जाती है। और पीछे वाला जो हिस्सा कहता है रुको रुको रुको, ब्रेक लग गया है, तो उसको रियलाइज होता है अच्छा ब्रेक लग गया है। तब तक तो लगता है कि जैसे कोई झटका मारा हो, पीछे सबको ढकेला हो, उस तरीके से महसूस होता है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। कहते हैं कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स टू बी मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यदि कोई बॉडी मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बेटा, कहते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अगर तब तक एक सीधी रेखा में गति करती है जब तक उसे कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। यानी अगर कोई बॉडी है किसी एक दिशा में जा रही है तो कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। मान लो कोई बॉडी एक्स एक्सिस में जा रही है, अगर उसको वाई एक्सिस में भेजना है तो नीचे से आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा उसको वाई एक्सिस में भेजने के लिए। अगर मैं सीधे जा रहा हूं, मेरा फोकस है, मैं ऐसे सीधे चला जाता हूं किसी की धुन में प्यार के तराने लिए से चला जा रहा हूं, लेकिन अगर हमको उस तरफ मोड़ना है तो कोई हमको ऐसे धक्का देगा, फिर अच्छा ऐसे जाऊंगा, ठीक है, फिर कोई ऐसे धक्का देगा, फिर ऐसे चला जाऊंगा। तो कहते हैं कोई बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना कंटिन्यू करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इफ अ बॉडी इज गोइंग ऑन पर्टिकुलर डायरेक्शन रिमेन्स टू गोइंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यही हुआ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि इसका एग्जांपल समझ सकते हो कि बेटा जो हमारा ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारे सूरज मामा है, सूरज चाचा है, सन है बेटा, और ये क्या है हमारे, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ पता है अर्थ क्या करता है, अर्थ सूर्य की तरफ ना, ये जो हमारा अर्थ जो क्या करता है बेटा, ये सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। ये कौन सा मॉडल है बेटा, बताया था ना, ये जियोसेंट्रिक मॉडल था। इसी पे तो बहुत सारे फिजिसिस्ट की जान गई थी, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। आप नए होंगे तो सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, आप जाके पहला लेक्चर देखिए। ये सन है बेटा और ये क्या है बेटा, ये अर्थ है। हमको पता है कि अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है और खुद ही सन भी ब्रह्मांड का जो सेंटर ऑफ गैलेक्सी उसका चक्कर लगाता है, वो अलग की बात है। लेकिन ये इसके अंदर घूम रहा है, क्यों? क्योंकि सन और अर्थ के बीच में क्या है बेटा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। क्या कर रहा है, सन जो है अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ खींच रहा है। तो यही एक फोर्स था जिसने अर्थ को क्या किया बेटा, अर्थ को अपने चारों तरफ घुमाने पे विवश किया। नहीं तो अर्थ क्या करता बेटा, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो अर्थ क्या कहता है बेटा, अर्थ भी जब ब्रह्मांड बना था तो अर्थ भी जब अर्थ बना होगा तो वो भी किसी ब्रह्मांड में ऐसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जा रहा था। मान लो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग हुआ, ये मैं अर्थ बन गया और अर्थ ऐसे चला जा रहा है, तो कोई डायरेक्शन नहीं से चला जा रहा है। मान लो अब वो कैमरा है, वहां पर उसने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, यू उड़ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, अब चलो चक्कर लगाते हैं। तो जब हमारे सन ने कोई फोर्स लगाया तो उसकी वजह से वो क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो स्ट्रेट लाइन मोशन से सर्कुलर मोशन में आ गया। अभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दो, सन को गायब कर दो, तो क्या अर्थ अभी भी रिवॉल्व करेगा? नहीं। अब ये क्या करेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हटाओगे ना, ये सीट से सीधे निकल जाएगा और ऊपर ही चला जाएगा, उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक उसको कोई और तारा नहीं मिल जाएगा, किसी और तरह उसको अट्रैक्ट नहीं कर लेगा अपनी ग्रेविटी में, तब तक वो सीधी रेखा में गति करेगा, ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो आई होप कि ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ, बसों में आप जब देखते हैं कि ब्रेक लगने पे आप ऐसे आगे चले जाते हैं, वो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। या ब्रेक बस स्टार्ट होती है तो पीछे की तरफ धक्का लगता है, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप दैनिक जीवन में फील करते हैं।
ठीक है, ये सब सारी चीजें मैंने बता दिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगला आते हैं, जो दूसरा लॉ था बेटा वो क्या था, लॉ ऑफ फोर्स। दूसरा नियम क्या था बेटा, न्यूटन सर का दूसरा जो नियम था उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको दूसरा नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, चलो उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, बहुत मजा आएगा बेटा ना। देखो एक एक चीज को फील करते हुए पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं, कह रहे थे न्यूटन सर ने कहा था, हमने नहीं कहा था भाई, न्यूटन सर ने कहा था, मेरी बात तो मत मानो, न्यूटन सर की तो बात मान लो। लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो बाह्य बल है, किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था या गति अवस्था से विरामावस्था या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको मोड़ना हो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी दिशा करनी हो, तो एक फोर्स की जरूरत पड़ रही है, इसको हमने एक्सटर्नल फोर्स बोला है। अच्छा, इसको इस चीज को वन लाइन में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, अगर मान लो 2 नंबर में आ गया तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो लिखोगे इफ अ बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स टू बी मोशन, if a body is in rest remains to be in rest until any external force on applied on it। यानी कि क्या करती है, कोई भी बॉडी अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यदि वो विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहिए, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहिए। यदि किसी एक पर्टिकुलर निश्चित दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में वो जारी रखना चाहेगी जब तक कि उसे कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। यानी अवस्था परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है, यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको वन लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है कि जो हम बाद में कर रहे हैं कि एक बाह्य बल की जरूरत पड़ेगी। यदि रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, अरे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से किसी गाइडेड डायरेक्शन में उसको मोड़ना है, किसी निश्चित डायरेक्शन में उसको मोड़ना है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूटन सर ने उसी फोर्स को डिस्क्राइब किया था, मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था। कहे थे कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है बेटा, जो क्या करता है किसी पार्टिकुलर गति अवस्था से विरामावस्था या विरामावस्था से गति अवस्था में लाने वाला जो फोर्स होता है, जिसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, बाह्य बल बोलते हैं, जो हम लगाते हैं, जो अदर प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे लगाती, जो बाह्य बल होता है बेटा, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, जो किसी पार्टिकल के मोशंस को चेंज करने के लिए जो बल की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो कहते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या होता है, संवेग परिवर्तन की समय दर के जो अनुक्रमानुपाती होती है, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, हमारा प्रोपोर्शनल होती है। यदि कोई फोर्स लग रहा है, यदि किसी बॉडी का अगर समय के साथ उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, यानी उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बेटा। और हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, जो संवेग होता है वो होता है मास द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, यानी m into v। वेलोसिटी मतलब वेग होता है। ठीक है, अच्छा इसकी जगह हम पुट कर देंगे ना, तो F एक्सटर्नल सच दैट, यदि F की P की वैल्यू रख देंगे तो F एक्सटर्नल की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा, वो क्या आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, K फॉर कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, K लगा देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं D m v अपॉन d t, ये लगा दिया ना बेटा। ठीक है, यदि हम देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ, यहाँ पे लिख रहे हैं इफ m बराबर क्या बेटा, m बराबर कांस्टेंट, यदि मास कांस्टेंट है, यदि मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट है, उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट चीजें बेटा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती हैं, ये बन जाएगा m इंटू के फॉर कांस्टेंट, और होता है dv बाई dt। और बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, कहते हैं कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। तो f एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी, f एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी m k और ये a ना। अब यहां लेते हैं लेट, यहां लेंगे लेट k बराबर क्या बेटा, जो कांस्टेंट है उसको बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, तो जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, m इंटू, ठीक है, m इंटू, ये हमारा f एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी। तो यही छोटा सा डिफिनेशन है कि जब फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है, फोर्स मतलब होता है कि मास द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अच्छा इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, अगर इधर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हमको पता है कि जो बल होता है ना बेटा, बल क्या होता है, बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो अगर F एक्सटर्नल वेक्टर लिखे, क्योंकि बल किस दिशा में लगा रहे हैं ये जानना जरूरी होता है, तो ऐसे लिखेंगे m इंटू a वेक्टर, ऐसे ना। तो कहते हैं कि बल जो होता है, बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, किसी द्रवित चीज को त्वरित कर देना ही, किसी द्रवित चीज को यानी किसी मैसिव चीज को ही त्वरित कर देना ही कहलाता है फोर्स, एक्सटर्नल
फोर्स, तो ये हमारा होता है। लेकिन इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण, ये तो कॉन्सेप्ट आ गया कि फोर्स बराबर ये F बराबर m इंटू ये मोटो था कि ये जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी आया कि F बराबर जो होता है, F बराबर होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है dp अपॉन dt। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ना, k की वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट किया है जो कांस्टेंट है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आए, एक ये रिजल्ट बेटा और एक ये रिजल्ट, इस आपके यहां से लॉ ऑफ फोर्स को निकाल के आया ना। कहते हैं कि जो फोर्स होता है किसी बॉडी को किसी पार्टिकल के अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जब कैलकुलेशन करने के बाद आप लास्ट में दिखाएंगे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यही बल का नियम है। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कहा गया है कि जब ये बल तभी लगेगा, ये बल तभी अप्लाई होगा जब मास हमारा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, मास कांस्टेंट कब होता है ना, अभी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स के जो हमारे जो मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल है वो नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यानी जब भी आप क्या पढ़ेंगे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना। देखिए मैं एक एक चीजों फोकस कर रहा हूं ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, क्या कर रहे हैं बेटा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर आप ये हमेशा देखेंगे कि जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है बेटा, वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम होगी बेटा। यानी कि वो इस केस को बोलते हैं जब वेलोसिटी बहुत स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, इसको बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। और हम सारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉन रिलेटिविस्टिक केस के अंदर लगाते हैं, क्योंकि वहां पे जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की बहुत 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 कम होती है, यानी कि उसको नॉन रिलेटिविस्टिक केस होते हैं, इसीलिए मास कांस्टेंट रहता है। आगे जाके जब आप आइंस्टीन सर की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूटन सर के अनुसार द्रव्यमान, समय और लंबाई ये तीनों एब्सोल्यूट क्वांटिटी थे, टाइम और स्पेस ये तीनों क्या थे, एब्सोल्यूट क्वांटिटी थे। यानी मास हमारा एब्सोल्यूट क्वांटिटी जो कभी नहीं बदलने वाला है। आप यहां देखिए या किसी रॉकेट में बैठकर किसी चीजों को वेट मेजर करिए, वो हमारा नहीं चेंज होने वाला है। लेकिन जब आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो कहते हैं कि लेंथ, मास और टाइम ये तीनों एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, लंबाई, समय और द्रव्यमान ये तीनों एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं ना। हम किसी द्रव्यमान को अगर किसी वेलोसिटी के साथ लेके मूव कर जाएंगे तो उसकी मास रिड्यूस हो जाएगी, उसका मास घट जाएगा ना। तो ये जो मास होती है एक्चुअली वो जो रिलेशन होता है जब आप रिलेटिविस्टिक अप्रोच में पढ़ते हैं, तो m बराबर m नॉट, वो इस तरीके से फार्मूले से डिफाइन करते हैं, m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यह जब रिलेटिविस्टिक केस होता है, ये कब लगाते हैं, जब भी हमारा क्या होता है, अप्रॉक्सिमेबल c के बराबर होता है। जब रिलेटिविस्टिक केस आता है तो इस केस में मास को इस तरीके से निकालते हैं। तब बेटा इस केस में मास जो हमारा हुआ कांस्टेंट नहीं होगा, मास बदलेगा, समय के साथ बदलेगा, इस वजह से मास को डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं ले सकते हैं, तो फोर्स का फार्मूला भी कुछ और हो जाएगा। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमेशा एम को कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल, न्यूटोनियन मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की औकात नहीं होती है कि लाइट की वेलोसिटी से मूव कर जाए। हाँ, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी, जिस पार्टिकल बहुत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है, जिसकी मास बहुत कम होती है, वो हमारा लाइट की वेलोसिटी से अप्रोच होता है। जैसे फोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है लगभग लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है, आसपास लगभग 2 × 10⁶ के आसपास की स्पीड होती है, और लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है। तो ये हाइड्रोजन कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन कक्षा के पहले कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी लगभग इतनी होती है, 2 × 10⁶। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत कम होता है, वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं। जाहिर सी बात है, किसी मोटे आदमी को दौड़ाओ और किसी पतले आदमी को दौड़ाओ, कौन तेज दौड़ेगा, पतला आदमी ना, क्योंकि उसका मास कम है। मास कम है तो वो जो हवा का रेजिस्टेंस होगा, जो आने वाले रेजिस्टेंस हो गए, उसको वो मिनिमाइज कर सकता है, इसलिए वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसमें मास कांस्टेंट है, न्यूटन मैकेनिक्स तभी लगेगा, ये फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन तभी आएगा जब आप m बराबर कांस्टेंट रखेंगे। और कब आएगा, जब वो हमारी वेलोसिटी बहुत कम होगा। और ये हमारा था न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स का नियम था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यदि न्यूटन का यही भी नियम कहता है कि यदि एक्सेलरेशन 0 है ना, इसका मतलब है वहां फोर्स भी 0 होना चाहिए ना। इफ एक्सेलरेशन इज 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन फोर्स शुड बी 0। यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो यानी कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं है, उस पे फोर्स 0 है।
यदि किसी फोर्स बॉडी पे फोर्स नहीं लगा है तो एक्सेलरेशन जीरो है। ये वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ये वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यदि किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब है कि फोर्स जीरो है, यदि किसी बॉडी पे फोर्स जीरो है इसका मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं है। ये वाइस वर्सा रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, फिर भी देखेंगे महसूस करेंगे कि बल लग रहा है। देखेंगे कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हम हल्का सा लगता है कि हम भारी हो रहे हैं, नीचे की तरफ दब रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे स्यूडो फोर्स लगता है। और जब लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रही होती है तो लगता है कि हमारा वेट कम हो गया है। क्यों ऐसा लगता है? कि कोई ऊपर की तरफ हमारा एक और फोर्स आ गया जो हमारी वेट को घटा दे रहा है। बताएंगे ना सारी चीजें, लिफ्ट वाला फार्मूला बताएंगे तब। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो कैसे फोर्स महसूस हो रहा है? जब कोई चीजें एक्सेलरेट नहीं है तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स कैसे आ रहा है? अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स कैसे आ रहा है? तो वो जब एक्सीलरेटर जब होता है तो उसमें स्यूडो फोर्स लगते हैं ना। ये चीज हमारा जानना जरूरी है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स, जहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा वहां फोर्स नहीं होगा, जहां फोर्स नहीं होगा वहां एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये तभी होगा जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आएंगे। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन जीरो है फिर भी फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स होगा उसी को हम स्यूडो फोर्स कहा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वो सारी अलग की बात है हम पढ़ेंगे, लेकिन थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट हमारा है वो हमारा क्या है बेटा? वो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, और ये लास्ट टॉपिक भी है और ये सबसे महत्वपूर्ण है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन क्या है बेटा? एक्शन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं बेटा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया का नियम नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये क्या होता है सर? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहो, सुना होगा ना। बहुत बार मजाक मजाक में सर कहते होंगे अगर तुम किसी को एक चाट मारो, एक चमाटा मारो तो तुमको भी एक चमाटा मारेगा। यही होता ना एक्शन रिएक्शन, इसी को डिस्क्राइब करते हैं। यदि किसी बंदे को एक चटाक खींच के मारो और वो भी तुमको दूसरे गाल पे तुमको चटाक से खींच के मारे तो इसको कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन है ना। जैसा 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 कर्म करोगे वैसा फल पाओगे ना। कहते हैं कि एवरी एक्शन शुड हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत क्या होता है बेटा? प्रतिक्रिया होता है। एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारा क्या है? न्यूटन का लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, चलो हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, ये इसको पढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है ना। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे ना कि आप जाके किसी भी बहुत बड़े बड़े बच्चों से पूछेंगे वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, कहते हैं कि चलो लिख दे रहे हैं, क्या करते हैं कि एवरी, पहले लिख दे रहे हैं एवरी एक्शन is an equal and opposite reaction। ठीक है, अब सर कुछ आप इसमें सोच रहे हो कि सर कुछ फंसाएंगे इसमें ना, बिल्कुल फंसाएंगे। अभी देखो, अभी मजा आएगा ना। एक अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, कहते हैं हर एक क्रिया का बराबर और विपरीत क्या होता है बेटा? रिएक्शन की स्पेलिंग गलत होगी ना, चलो ठीक है। कहते हैं हर एक क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलो इसको पहले लिख दे रहे हैं, REACTION रिएक्शन। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये हमारा न्यूटन का तीसरा नियम, ये छोटे से लाइन में पूरा हो जा रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नाम क्या कहता है? कि जो भी प्रकार के जितने भी क्या होते हैं कि जितने भी एक्शंस होते हैं उनका एक अपोजिट और बराबर, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट, एक क्या होता है बेटा? रिएक्शन होता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को चमाट मारो, जैसे हम क्या कर रहे हैं? हम बोर्ड को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोर्ड भी हमको धक्का देने की कोशिश करेगा ना। लेकिन एक समय के बाद ये बोर्ड हो सकता है गिर जाए, हो सकता है दीवार ढह जाए। कैसे? क्या सर, जब न्यूटन लॉ यहां फेल हो गया? नहीं बेटा, एक लिमिट होती है। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के बराबर होने की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि किसी को ढकेले जा रहे हो, किसी मोटे आदमी को ऐसे ढकेल रहे हो, एकदम लगा के ऐसे ढकेलो, नहीं गिर रहा है ना, तो ऐसा नहीं को नहीं गिरेगा, फिर ऐसे बल लगाओगे, फिर ऐसे बल लगाओगे, एक समय बाद वो गिर जाएगा मोटा आदमी। जब तक नहीं गिर रहा था तब तक तुम्हारा एक्शन उसके रिएक्शन के बराबर था, लेकिन एक लिमिट के बाद तुम्हारा रिएक्शन, जो रिएक्शन फोर्स है वो काम करना बंद कर देगा, वो अब नहीं काम करेगा, तो दीवार ढह जाएगी, तुम्हारा फोर्स पूरी तरह इंप्लांट हो जाएगा। ठीक है, वहां फेल नहीं हो गया, एक लिमिट होती है। एक्शन रिएक्शन का जो पेयर होता है ना, उसकी भी एक रेंज होती है, उस रेंज के ही अंदर दोनों काम करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जैसे आपके दिमाग में मिसकंफ्यूजन ना हो। लेकिन हमारी बात ये है कि अगर 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 ये एक बंदा है, ठीक है, और ये दूसरा बंदा है ना, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में ये धागा धागी खेल रहे हैं ना, धागा धागी मतलब रस्सी वाला खेल खेल रहे हैं, रस्सी खींच वाला ना। तो जब तक ये जितना फोर्स लगा रहा है, अगर ये इतना फोर्स लगाएगा तो धागा मेंटेन रहेगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अगर कोई खींच रहा है वो भी उतने से ही खींचेगा, तो दोनों मेंटेन रहेंगे, क्योंकि जितना आप उस पे लगा रहे वो आप पे लगा रहा, क्या है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन ये हमारा कहता है, ठीक है। अब जरा ये बताओ, आपका मेरा सवाल ये है बेटा कि अगर अर्थ पे कोई चीज ऐसे रखी हुई है, ठीक है, अर्थ पे कोई चीज ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है ना, और थोड़ा बहुत मैकेनिक्स सभी पढ़ के आए होंगे, m मास का द्रव्यमान है ना, m मास का द्रव्यमान है, अगर ये जमीन पे रखी हुई है तो हमको पता होता है कि इसका जो एक mg जिसको हम वेट बोलते हैं, जो भी एक प्रकार का बल होता है, वही mg ऊपर की तरफ नीचे की तरफ काम करता है, जो कि बल होता है, वेट हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, ठीक है। और हमारा क्या होता है, हमारा उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है। ये सभी लोग पढ़े होंगे ना कि हमारा अगर कोई सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा है, अगर सरफेस पे कोई पिंड रखा है तो उसका mg नीचे की तरफ काम करता है, और नॉर्मल यानी कि हमारा नॉर्मल क्या बनता है बेटा, नॉर्मल जिसको हम ऐसे ऐसे नॉर्मल m से, जिसको रिएक्शन बोलते हैं, r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा ऊपर की तरफ काम करता है ना, और ये mg हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है मेरे पुन्ना, कि एग्जांपल जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा कि एवरी एक्शन should have an equal and opposite reaction, every action is an equal and opposite reaction। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इसके अगर ये जो ब्लॉक है जमीन पे धंस नहीं रहा है, इसका मतलब इस केस में नॉर्मल जो है mg के बराबर है, नॉर्मल और वेट आपस में एक दूसरे के बराबर है, ये और अपोजिट भी है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, क्योंकि न तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है न तो ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब है ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है। जस्ट लाइक दैट कि कोई रस्सी खींच रहा है, अगर वो आपको खींच रहा है और आप भी उसी फोर्स से खींच रहे हैं, दोनों में से कोई पास नहीं है, कोई गिरेगा नहीं, दोनों बैलेंस अपनी जगह पे रहेंगे। यदि ये जो ब्लॉक है, ये जो भी ब्लॉक है, अगर ये जमीन पे अगर ऐसे रुका हुआ है बेटा, अगर ये जमीन पे ऐसे रुका हुआ है यानी कि अपना स्थान नहीं बदला है, इसका मतलब है कि नॉर्मल जो है उसके mg के बराबर बाई मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन वाइज दोनों अलग है, वो एक का एरो ऊपर है एक का एरो नीचे है। तो एक्शन रिएक्शन ये कह तो रहा है कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी दोनों बराबर भी है और अपोजिट भी है। इसका मतलब है कि जो हमारा जो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो नॉर्मल और mg है, नॉर्मल एंड mg, ये क्या है बेटा, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या एक्शन बहुत ही बड़ी बात है बेटा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है, छोटी छोटी है मगर मोटी बातें हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या नॉर्मल और mg ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? और ये शर्त देता हूं, आप जाके बिना बताए आप अपने बड़े जो सीनियर आपके स्टूडेंट्स होंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे, उनसे पूछ सकते हैं कि नॉर्मल और mg, सीधे पूछेगा क्या नॉर्मल और mg ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को वैलिडेट करते हैं, क्या नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? तो बिल्कुल कहेंगे यस, वो सीधी कहेंगे यस, क्योंकि नॉर्मल और mg मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। और हमको लग भी रहा है सर गलत क्या है, पूरा साफ तो लिख रहा है कि एवरी एक्शन, सर देखिए इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सर सही तो दिख रहा है, गलत क्या है सर? पागल तो नहीं हो गए, सनकी तो नहीं हो गए, गलत तो नहीं बता रहा? नहीं बेटा मैं गलत नहीं बता रहा हूं, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही गलत पढ़ते हैं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा मैं कहूंगा कि ये नॉर्मल और mg ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, कभी भी नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, गलत बात है, एस नहीं है बेटा, ये नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, मैं अब बता रहा हूं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अभी पूरा ही कहां हुआ है, एक्शन रिएक्शन पूरा ही नहीं हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन वो पूरा ही नहीं हुआ। देखो मैं लिख दिया कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एट डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, ये छूट गया था, ये चीज छूट गया था, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एट डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, क्या लिख सकते हो, एट टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, टू भी लिख सकते हो, ठीक है, एट टू डिफरेंट, अब इसको पूरा कर लेना, एट टू डिफरेंट
बॉडीज। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये छूट जाती है और इसी की वजह से आप लोग सारी चीजें नहीं बता पाते हैं। एट टू डिफरेंट बॉडीज, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम ही देख लो पगला, नॉर्मल और एमजी क्या दो अलग अलग बॉडी से काम कर रहे हैं? नहीं, नॉर्मल भी लग रहा है उस ब्लॉक के ऊपर और एमजी भी लग रहा है उस ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक से एमजी नीचे के ऊपर और ब्लॉक से ऊपर, ब्लॉक से नॉर्मल ऊपर की तरफ ना। तो बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन क्या एक ही बॉडी पे लगते हैं? एक्शन रिएक्शन क्या एक ही बॉडी पे लगते हैं? नहीं बेटा, हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। अगर ये बॉडी है और ये बॉडी है ना, अगर ये इसको धक्का देगी तो ये इसको अगर सेम फोर्स से ये भी रिएक्शन लगाएगा। जैसे बंदूक से गोली निकलना, तब बंदूक और गोली दो डिफरेंट, दो चीजें, दो अलग अलग बॉडीज हैं। जब गोली निकलती है आगे की तरफ तो बंदूक को भी पीछे ढकेलती है ना, तो वो दो डिफरेंट बॉडीज हैं। आप किसी को धक्का दे रहे हैं, वो भी आपको धक्का देगा, ये दो डिफरेंट बॉडीज हैं। लेकिन नॉर्मल एमजी को जरा गौर से देखो मेरे प्यारे वाला, नॉर्मल भी उसी एम पे लग रहा है, उसी ब्लॉक पे लग रहा है, और एमजी भी उसी ब्लॉक पे लग रहा है। यहाँ दो बॉडीज नहीं है, यहाँ एक ही बॉडी से नॉर्मल और एमजी दोनों लग रहे हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है बेटा। तब बताओ इस एमजी का पेयर, इस एमजी अगर एमजी एक्शन है, इसका रिएक्शन किधर है? ये जो एमजी अगर एक्शन बता रहे हैं सर, तो इस एमजी का अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है ना, तो इस एमजी का रिएक्शन कहां है? ये तो एक्शन तो दिख रहा है कि एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, तो हर एक एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका सर एक्शन तो दिख रहा है। नॉर्मल को चलो नॉर्मल हम मान लेंगे, नॉर्मल जो है वो सरफेस फोर्स है ना, वो नॉर्मल बैलेंस करने के लिए, उसको बॉडी को धसे ना, उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर ये नहीं होता नॉर्मल, तो बॉडी ब्लॉक जो नीचे जमीन में धस जाती ना, मिट्टी में धसती चली जाती, उसी को ब्लॉक कर बैलेंस करा नॉर्मल। लेकिन सर कह रहे हैं कि नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, तो एमजी का जो कि एक्शन है उसका रिएक्शन किधर है? क्योंकि न्यूटन्स लॉ कहते हैं कि एवरी एक्शन शुड हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहां है? जब बताते हैं ना, वही तो बताना है कि सर ये एमजी, अब कोई पूछ देगा कि नहीं है तो बताओ कि इस एमजी का, चलो नॉर्मल तो समझा दोगे कि नॉर्मल ये सरफेस फोर्स है जो कि इसको मास को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फोर्स है ना, ठीक है। इसी को आर भी लिख देते हैं, तो आर से समझते हैं रिएक्शन है, नहीं, ये सरफेस फोर्स है जो क्या करती है उसको बैलेंस करने के लिए। एक्शन कौन है बेटा? एक्शन एमजी है। इसका रिएक्शन किधर? अगर नॉर्मल नहीं तो इसका रिएक्शन किधर है? देखो ये जो जहां भी रखा होता है, मैंने ऐसे फ्लैट सरफेस बनाया है, एक्चुअली ये ऐसे अर्थ पे ही रखा होता है ना, मैं अर्थ बना दे रहा हूं इस केस में। अभी अर्थ, क्योंकि ये मैं फ्लैट बना दिया हूं, क्योंकि ये अर्थ ही है ना, अर्थ पे ही रखा होगा ना, जमीन पे ही रखा होगा, या किसी टेबल पे रखा होगा, जहां भी रखा होगा, लेकिन होगा तो अर्थ पे ही ना बेटा। तो ये मान लो अर्थ है बेटा, और इस अर्थ पे बेटा क्या कर रहा है? इस अर्थ पे यही ब्लॉकवा एम रखा हुआ है, और इसी ब्लॉक से बेटा एमजी नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो कि हम कह रहे हैं कि ये एक्शन है ना। तो इसका रिएक्शन कहां है बेटा ना? ये एक्शन, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। एमजी लग किधर रहा है? ये एमजी लग रहा है, और क्योंकि हर एक फोर्स, क्योंकि फोर्स हमेशा जो भी फोर्स होता है वो एक वेक्टर होता है, और हर एक फोर्स का इंप्लीकेशन होता है कहां वो लग रहा है। मैं फोर्स लगाया, आपने पूछा उसने मुझे फोर्स, एक चमाट मारा मतलब फोर्स लगाना, कहां लगा? पूछा किस गाल पे मारा? यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, कहां मारा ना? तो वो एक इंप्लीमेशन होता है, क्या बोलते हैं, कहां फोर्स को मारा गया है, वो कहां पे लगा हुआ है, किस पॉइंट ऑफ इंप्लीकेशन वो पूछता है कि फोर्स किस पॉइंट पे लगा है। तो अगर ये फोर्स है बेटा, अगर एमजी को मैं फोर्स बोल रहा हूं जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन ही है, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसका वो डायरेक्शन वो कहां की तरफ जा रहा है बेटा? तो हर एक जो प्लेनेट होता है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का एक सेंटर होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है बेटा? ये जो क्या कर रहा है, एमजी क्या कर रहा है, जो एमजी ये जो ब्लॉक है वो इस अर्थ पे सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है। नहीं, ये क्या कर रहा है, एमजी अर्थ पे सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो सेंटर क्या करेगा? सेंटर उस एमजी को ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा। एक सेंटर से एक फोर्स लगेगा जो किसके ऊपर लगेगा? जो उस ब्लॉक के ऊपर लगेगा, और ये जो एक्शन, ये जो पेयर होंगे ना, वो हमारे पेयर एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। इस एमजी का एक्शन, इस एमजी अगर एक्शन है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो अर्थ के सेंटर से ऊपर की तरफ लगेगा, समझिएगा, क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज हो गए। अर्थ पे ये मास पहली बॉडी हो गई बेटा, और अर्थ जो है वो दूसरी बॉडी हो गई। मास ने, ब्लॉक ने अर्थ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो अर्थ के सेंटर पे, क्योंकि बोलते हैं ना कि अर्थ का सारा मास, ऐसा माना जाता है कि अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पे केंद्रित होता है। जब ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे तो हम बार बार ये एज्यूम करेंगे कि सारा का सारा मास उसके सेंटर पे केंद्रित है,
और सारा फोर्स जब भी हम लिखते हैं ना, दो मासेस आपस में फोर्स लगता है, ऐसे दो मासेस होते हैं, ऐसे दो पॉइंट मासेस, तो मान के चलते हैं कि अगर अर्थ ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मान के चलते हैं कि जो डिस्टेंस लेते हैं इनके सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पे ही केंद्रित है। तो मानते हैं कि आप ये तरीके समझ सकते हैं, एक तरीके समझ सकते हैं कि ये अभी एक मास हो गया, जिस समझने के लिए एक मास हो गया, और ये अर्थ एक सेंटर हो गया ना, जहां पे अर्थ का मास m है, ठीक है। अगर ये इस पे अर्थ के इसके सेंटर पे फोर्स लगा रहा है जो कि mg है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये भी क्या करेगा, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि रिएक्शन आएगा ना। मैं इसको अलग से समझा दिया हूं, ठीक है। ऐसा लगेगा कि हवा में उड़ रहा, हवा में नहीं, अर्थ के सरफेस पे रखा। अर्थ एक मास, एक ब्लॉक एक अलग मास है, और अर्थ एक दो डिफरेंट बॉडीज हो गए। तो जो ब्लॉक जो है अर्थ को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जो अर्थ भी होगा करेगा उसके सेंटर से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जो कि ब्लॉक पे लगेगा, और यही एक्शन रिएक्शन पेयर है। और ये किसी से भी पूछ लीजिएगा, चैलेंज है आप लोगों से, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चैलेंज है आप लोगों से, कोई नहीं बताएगा। अगर वो बहुत जानकार होगा, बहुत विद्यमान होगा फिजिक्स का, तभी बताएगा। उसे पूछिए क्या नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग पूछिएगा, पूछिए तो जरा, जानिए तो कि आप क्या अलग पढ़ रहे हैं, क्या आप अलग जान रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग वही सोच रहे हैं कि आप वही घलुआ पढ़ रहे हैं जो पढ़ते चले आए। नहीं बेटा, यहाँ हर एक चीजों पे फोकस डालेंगे, हर एक चीजों पे बारीक पढ़ाएं। मैं बोला ना, जब तक फिजिक्स फील ना करा दो, फिजिक्स पढ़ना नहीं मजा आएगा, फिजिक्स पढ़ना छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल और mg रिएक्शन पेयर है। तो एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एट टू डिफरेंट, ये छुपा हुआ रहता है, ये मेंशन से रहता है, लेकिन कोई समझता नहीं है, एट टू डिफरेंट बॉडीज। दो अलग अलग बॉडीज का होना जरूरी है, ताकि एक पे एक्शन लगे तो दूसरा उस पर रिएक्शन लगाए। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली ना, वो बंदूक आगे जाती है, एक्शन होता है, उस पर एक्शन करते हैं, तो पीछे तरफ झटका देके जाती है। जैसे कंधे पर रख के से बंदूक जाते हैं, बोलते कंधे पर रख के बंदूक मत चलाओ, नहीं तो छिल जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आज के क्लास के बारे में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। बस इतना जानिए कि हिम्मत रखिए, और हिम्मत रखने से ही सारी चीजें होंगी, हारना नहीं है, ठीक है। मर जाना पर डर जाना नहीं, ये हमेशा याद रखना ना, क्योंकि कहते हैं ना कि संघर्षों की ही जीत होती है। विजय वही पाता है जो संघर्ष करता है, जो लगातार निरंतर अभ्यास करता है। विजय उसी की होती है, दौड़ते तो सभी हैं ना। कोई बीच रास्ते में ही अपनी उम्मीद, कोई अपना संघर्ष बीच रास्ते में ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब तक कामयाबी के पथ में अगर मुश्किलात ना आए ना, फिर वो कामयाबी कामयाबी नहीं है। तो बी मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक, बी पावरफुल, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ नया हमेशा सीखने को मिलेगा। मेरे से जुड़े हैं तो कुछ हमेशा सिखाएंगे ना, ठीक है। आई होप थोड़ा सा क्लास लेंथी हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, मजा बहुत आएगा, इंटरेस्ट बहुत आएगा, पढ़ेंगे चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट यानी लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तब तक आपने ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।